नमस्कार। आज मैं इसके पहले कि आपको अपराध के उस दौर की एक और घटना सुनाऊं, मैंने जो पार्ट 364 में थाना हजरतगंज कैंपस में रहने वाली एक लावारिस लड़की राजकुमारी के बारे में बताया था, जिसके बारे में आपके बहुत सेंटिमेंटल कमेंट्स आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। उसी में कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आप उसको ढूंढवाइए, उसका पता करिए। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सुल्तानपुर में किसी जगह उसी तरह की एक महिला जो गाली बहुत देती है, घूमती हुई दिखाई पड़ी है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा, आप पढ़िएगा कमेंट में, कि जब आप एक लड़की का पता नहीं लगा सकते तो फिर क्रिमिनल्स का पता कैसे लगाएंगे। खैर, ये आपके कमेंट हैं सिर माथे पर। मैंने जिन लोगों से टेलीफोन से बात की थी राजकुमारी के उस एपिसोड को पूरा करने के लिए, हमारे जो पुराने कांस्टेबल्स वहाँ बहुत लंबे लंबे समय रहे हैं, जिनका नाम मैंने बताया था, कल मैंने उन्हीं में से एक सुरेश कुमार शुक्ला से संपर्क किया और उससे कहा कि भाई वो सुरेश कुमार शुक्ला करीब 20 साल थाना हजरतगंज में रहा है और वो उस पूरे टाइम रहा है जब वो थाना हजरतगंज अपनी पुरानी जगह पे था। राजकुमारी भी वहाँ थी और वो कई इंस्पेक्टर्स, कम से कम 8-9 इंस्पेक्टर्स के साथ उसने काम भी किया है। वो इस समय हरदोई में सीतापुर में पोस्टेड है और 2-3 महीने में उसका रिटायरमेंट भी है। उसको मैंने बताया, वो भी बहुत सेंटिमेंटल हुआ और उसने कहा कि सर, मैं हर हाल में शनिवार को यानी आज के लिए जाके राजकुमारी के बारे में पता करूंगा कि आखिर वो कहाँ है, किस हाल में है, या उसका अब क्या हुआ है। आज उसने हजरतगंज पहुंच के करीब 3 घंटे वहां लोगों से बातचीत की और उसके बारे में पूरा अपडेट बताया, जो मैं आज की आज की क्राइम की घटना शुरू करने के पहले बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह राजकुमारी थाना कैंपस में रहती थी, जीवन यापन करती थी। पुलिस हमेशा उसकी मदद करती थी। महिला कांस्टेबल्स उसका पूरा ख्याल रखती थीं। उसके अल्हड़ व्यवहार, उसके बिंदासपन, उसकी जो गालियां हैं वो इतनी पॉपुलर थी वहाँ। धारा प्रवाह गाली देती थी। उसकी तरफ कोई बुरी निगाह करे या उसको कोई छेड़े या उसको कोई कुछ कह दे तब। उसके 4 बच्चे पैदा हुए और चारों को उसने साल भर से कम उम्र में ही, यानी उनकी उम्र जब 3-4-5 महीने होती थी, तभी वो उनको या तो बेच दिया करती थी या किसी को दे देती थी। 2008 में जब पुराना थाना हजरतगंज की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, तो वो रोज वहां पर चिल्लाती थी, मजदूरों को, जेसीबी चलाने वालों को गाली देती थी और चीख चीख कर रोती थी। इसका भी मनोविज्ञान हमारे कुछ किस्सा गोई परिवार के लोगों ने कल लिखा है कि क्यों ऐसा करती थी वो। जब वो रोज वहां खड़ी होने लगी, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग थी, उसको गिराने में भी काफी समय लगा था, तो जेसीबी के जो चालक होते थे या जो मजदूर होते थे उसकी हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि तब वहां पर कोई पुलिस रह नहीं गई थी, कोई महिला पुलिसकर्मी रह नहीं गई थी। वो वहां से थोड़ी दूर पर एक दूसरी पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें स्थानांतरित कर दी गई थी। पुलिस वालों ने इतना किया कि वहां सब गाड़ियां तो हटाई, लेकिन एक पुरानी टाटा सुमो जो माल मुकदमाती थी, यानी किसी मुकदमे के सिलसिले में पकड़ी गई थी, खड़ी थी, वो उसको वहां छोड़ दिया था। वो जिद करने लगी कि इसको छोड़ दो, मैं इसी में रहूंगी। हालांकि सबको पता था कि जो वो पूरा कैंपस ही टूट के, यानी जो मिट्टी वाला स्थान था, जो खुला मैदान था जहां गाड़ियां खड़ी होती थी, उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होना है। जो लोग तोड़ रहे थे उन्होंने कहा, साहब अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम पूरा तोड़ के उधर नींव भरने लगेंगे तब इसको हटाना पड़ेगा। बहरहाल 2-3 महीने तक वो उस पुरानी टाटा सुमो में ही अपना घरौंदा बना के रहती रही। उसको ये भी कहा गया कि अभी तुम यहाँ रहो, उसके बाद जब यहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा और इससे हमें ले जाना पड़ेगा, तो तुम नई जगह जहाँ पे थाना खुला हुआ है, तुम वहाँ पर आ जाना। हालांकि वो गाड़ियाँ दूर कहीं खड़ी की गई हैं, लेकिन जो कुछ गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी तुम उसमें रह सकती हो। लेकिन उसने वहाँ जाने से मना कर दिया। तब से, यानी 2009 तक करीबन रही होगी, 2010 के पहले 3-4 महीनों तक। उसके बाद से वो
10-11 तक हजरतगंज से ठीक सटा हुआ एक बड़ा फेमस हनुमान जी का मंदिर है, सड़क पर ही। दक्षिण मुखी हनुमान कहते हैं। वहाँ पर आपको मंगल और शनिवार को बहुत भीड़ होती है, और जितने पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स जो कभी हजरतगंज में किसी शॉपिंग के लिए परिवार के साथ आते हैं, वो वहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। वो जब उसकी टाटा सुमो भी वहाँ से हट गई, तो उसी दक्षिण मुखी हनुमान जी के ठीक पीछे थोड़ी सी जगह खाली है, क्योंकि वहाँ से 5-7 कदम पे ही आगे एक शुक्ला बुक स्टॉल भी है, जहाँ पर जिसके जो मालिक हैं वो आज भी उस बुक स्टॉल पर बैठते हैं। वो उसी थोड़ी सी जगह में, हालांकि वो खुली जगह है, कवर्ड नहीं है, कुछ दिन तक तो वहाँ पर रहती रही। सवेरे चूंकि वो बुक स्टॉल खुल जाती है, तो अपना सामान वहाँ से हटाकर वो गांधी पार्क में जो पेड़ों के नीचे कहीं पर अपना सामान रख लेती थी, और वहीं पर सोती थी या खाती थी, या शाम होने का इंतज़ार करती थी कि जब शाम हो जाएगा, शुक्ला बुक स्टॉल बंद हो जाएगा, तब उसके और मंदिर के बीच में जो जगह है वहाँ जाकर रुकेगी। आज रमेश शुक्ला ने वहाँ जाके, अच्छा, शनिवार और मंगलवार को वहाँ पर एक अस्थाई मिठाई की दुकान भी लगती है। हमेशा से, ज़माने से, जब मैं था तब भी लगती थी और आज भी लगती है। उसमें जो हलवाई बैठते हैं, या जो उस दुकान के मालिक हैं, जो प्रसाद चढ़ाने वाली मिठाइयाँ वहाँ तुरंत बनाते हैं और वहीं बेचते हैं, और दोपहर में ही वो दुकान लगा लेते हैं, और देर शाम तक शनिवार और मंगलवार को वो दुकान वहाँ पर रहती है। उनका नाम है रामशंकर जी। रामशंकर हलवाई से और शुक्ला बुक स्टॉल वाले राजू शुक्ला से सुरेश ने बहुत लंबी बात की। पुराने जानने वाले थे, और बातचीत में वो यही पूछते रहे कि राजकुमारी कहाँ गई। उन दोनों ने बताया कि बहुत कोशिश की, जो पुरानी वहाँ की महिला कांस्टेबल्स थीं जिसके साथ वो रहा करती थी, या जो पुराने वहाँ कांस्टेबल थे, इन सब लोगों ने समझाया कि तुम नई वाली जगह पे चलो, वहाँ रहो, सुरक्षित रहोगी। इतने दिनों से तुम पुलिस थाने के कैंपस में रह रही हो, और तुमको कोई परेशान करेगा, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुई। वहाँ जो मंदिर के पीछे की छोटी सी जगह जहाँ वो रहती थी कभी कभी, वहाँ एक दिक्कत होने लगी। रात के समय में जो नशेड़ी लोग हैं या ड्रग एडिक्ट लोग हैं स्मैक के, वो कभी कभी उससे छेड़खानी करने लगे। रात के समय में वो चिल्लाती थी, आदतन धारा प्रवाह गाली देती थी, फिर भी वो नहीं मानते थे, नशे में होते थे। तो वो वहाँ से भाग के हजरतगंज चौराहे जाती थी, जहाँ पर पुलिस की पिकेट हमेशा परमानेंट 24 घंटे बनी रहती है। ज़्यादातर उसमें जानने वाले थे। वहाँ जाती थी और उनसे मदद मांगती थी। जो उसमें पुराने थे वो उसकी मदद के लिए कभी कभी यहाँ तक आ जाते थे, उनको धमकाते थे, जो नशेड़ी थे उनको भगाते थे, और जो बिल्कुल नए थे, जिनको राजकुमारी के बारे में नहीं पता था, वो झिड़क कर भगा देते थे। इसी बीच में मंगल और शनिवार को जब वो पूरा थाना टूट गया, वहाँ दूसरे एक्टिविटी होने लगी, तो वहाँ पर दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ होने लगी हनुमान जी के मंदिर में। भीड़ के साथ साथ वहाँ भीख मांगने वाले भी वहाँ बड़ी संख्या में बैठने लगे। जो अधिकारी लोग या बड़े पॉलिटिशियन या बहुत से लोग वहाँ आते हैं जो लखनऊ से संबंधित हैं मंगल को दर्शन करने के लिए, वो जब आते थे तो पुलिस भी वहाँ ड्यूटी पर रहती थी। उस समय ये भीख मांगने वालों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी। उनको हटाने में बहुत दिक्कत थी। उनको आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, धकिया नहीं सकते, क्योंकि तब तक मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया था। उसी भीख मांगने वालों में एक पैर से थोड़ा दिव्यांग शंकर था। वो भी भीख ही मांगा करता था मंगल शनिचर को। लेकिन मंदिर के पुजारी ने, पुलिस ने, वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, शरीर से मजबूत था। उसको कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ से ये जो भीख मांगने वाले बेतरतीब बैठ के भीड़ लगाए हुए हैं, इनको सबको मार पीट के हटा दिया करो। ये दूर बैठें, इनको जो कुछ भी करना हो यहाँ से थोड़ी दूर पटरी पर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ मंदिर के ठीक सामने नहीं लगाएंगे। शंकर बिल्कुल, चूंकि ये मंदिर के पुजारी और पुलिस दोनों को सूट करता था, ये दोनों ही इन भीख मांगने वालों को मारपीट नहीं कर सकते थे। वायरल हो जाएगा अभी वीडियो इसका, तो तुरंत लेने के देने पड़ जाएंगे। इनका सारा काम शंकर करता था। शंकर, उनको एक हाथ में लाठी होती थी और किसी भी भीख मांगने वाले को मंदिर के नज़दीक फटकने नहीं देता था।
उसी में कुछ महिलाएं और बच्चियां भी भीख मांगने के लिए आती थीं। रूटीन के हैं, पास में कहीं किसी बस्ती में रहती हैं, वो सब आती हैं। शुक्ला बुक स्टॉल वाले राजू शुक्ला ने और रमाशंकर हलवाई ने बताया कि इसी बीच में राजकुमारी शंकर का सहयोग करने लगी। वो भी हाथ में डंडा ले लेती थी और जो महिला भीख मांगने वाली होती थी उनको पीटती भी वहाँ से और भगाती भी थी। इस तरह से करीब साल भर से ये दोनों ही मिलके वहाँ पर ये गैर जरूरी भीड़ को हटाया करते थे। पुजारी उनको हर मंगल, शनिवार और वैसे भी सामान्य दिनों में भी जो प्रसाद चढ़ाया करते थे लोग, उनमें उनका काफ़ी हिस्सा उनको दे देते थे, वो बचा के रखते थे। वो उनका कहना ये था पुजारी का कि हम इसलिए देते थे कि कहीं और इनको मांगने के लिए जाना ना पड़े, इनको हम पर्याप्त खाने के लिए दे दें ताकि ये 2-3 दिन तक उसका सेवन कर सकें। फिर ये देखा गया, उन दोनों ने बताया कि फिर दोनों एक साथ मंदिर के पीछे वाली उसी छोटी जगह में रहने लगे और शंकर उसकी पूरी सुरक्षा करने लगा। मजाल नहीं है कि कोई रात में उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। धीरे धीरे 4-5 साल बीत गए। आज मंदिर के एक पुजारी ने सुरेश शुक्ला को बताया कि एक दिन की बात है, पानी बहुत बरस रहा था, घनघोर बारिश हो रही थी और कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी भक्त मंदिर में नहीं था, न आने का कोई प्रश्न उठता था, क्योंकि जब वो उतरेंगे गाड़ी से वहां तक जाएंगे तब तक वो भीग जाएंगे। और ये दोनों, शंकर और राजकुमारी, दोनों एक ही जो बरसात से बचने के लिए जो पन्नी टाइप की होती है, पॉलीथीन, वो एक ही पॉलीथीन ओढ़ के उसी मंदिर के बरामदे में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे सब लोग। तभी पुजारियों ने कहा कि तुम एक साथ बैठे हो, इतना अच्छा लग रहा है, आज कोई नहीं है, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। जब तुम पिछले 2 साल से साथ साथ घूम रहे हो, साथ साथ खा रहे हो, साथ साथ रह रहे हो और मंदिर के पीछे ही साथ साथ सो रहे हो, तो आज तुम्हारी शादी करा देते हैं। इतना सुनना था कि राजकुमारी ने 100 गालियां दी और उसी भीषण बरसात में वो इस पार से सड़क क्रॉस करके उस पार बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। रमाशंकर ने बताया कि उसके बाद जब कभी भी वो कम भीड़ हो या हम लोग और खाली वही हों, तो हम लोगों में से कोई न कोई छेड़ देता था कि आज शादी कर लो, और शादी का नाम लेते ही वो बहुत बुरी तरह से गालियां देने लगती थी, बिदक जाती थी। इसी बीच में राजकुमारी के 5वां बच्चा भी हुआ, लेकिन उसको बहुत जल्दी ही उसने किसी को दे दिया, 2 महीने के भीतर ही। जब बच्चा हुआ तो फिर चूंकि हजरतगंज थाने के महिला पुरुष कर्मियों की ड्यूटी हमेशा चौराहे पर या विधानसभा के सामने लॉ एंड ऑर्डर में लगती है, हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो ये सब वहाँ इकट्ठा होते ही हैं, सब इसका हाल चाल लेते रहते हैं, क्योंकि प्रदर्शन के समय में ये जरूर महिला कांस्टेबल के साथ खड़ी मिलती थी। अचानक देखा कि उसके हाथ में फिर पिल्ला है बच्चे की जगह, तो इन लोगों ने, महिला कांस्टेबल्स ने डांटना शुरू किया कि तुमने फिर बेच दिया, कितनी गंदी आदत है तुम्हारी, इस बार तुमने कहा था कि अब की बार नहीं बेचेंगे, हमारे साथ शंकर भी है, हम दोनों लोग मिलकर पाल लेंगे, फिर क्यों तुमने बेच दिया। उसने कहा कि एक सज्जन जोड़ा था जो पिछले 3 साल से लड़की के लिए परेशान था, इस बार मुझे लड़की हुई थी, वो लोग फिर आए और उन्होंने कहा कि हमें दे दो। मुझे दया आई कि ये पिछले 3 सालों से लड़की के लिए कह रहे हैं और मेरे लड़के ही पैदा हो रहे थे, इस बार लड़की हुई है तो हमने उनको दे दिया, मैंने इस बार बेचा नहीं। वो बहुत परेशान थे। वो लोग बड़े लोग हैं और वो पाल पोस के उसे बड़ा कर देंगे। जब ये बात महिला कांस्टेबल्स कर रही थी राजकुमारी से, तो शंकर भी वहीं खड़ा हुआ था। महिला कांस्टेबल्स ने शंकर को बहुत भला बुरा कहा। एक पुरानी महिला कांस्टेबल है, शिव कुमारी उसका नाम है, 20 साल वो वहां रही है, अब तो कहीं शायद ट्रांसफर हो गया उसका। मर्दाना पोशाक पहनना, मर्दाना वर्दी पहनना, बहुत छोटे छोटे मर्दों की तरह बाल रखना, और जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जब जब जरूरत पड़ी तो सबसे आगे शिव कुमारी ही लाठी चलाती हुई मिली थी। उस दौर का कोई ऐसा प्रेस फोटोग्राफर या उस दौर का कोई ऐसा प्रेस रिपोर्टर नहीं होगा जो लखनऊ या हजरतगंज को कवर करता रहा हो जो शिव कुमारी के बारे में नहीं जानता हो। इसी बीच शिव कुमारी भी आ गई। उसने शंकर को धमकाया। उसने कहा, तुम बताओ, ये तो अपनी बच्चे बेच देती थी, तुमने क्यों नहीं रोका।
ये तुम्हारा बच्चा इसने बेचा है, हम लोग जानते हैं। और उसे 2-3 थप्पड़ भी रसीद किए। शर्म नहीं आती? शंकर ने कहा कि साहब ये मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा होता हम कभी बेचने नहीं देते, मैं जानता हूं ये मेरा बच्चा नहीं है। महिलाएं सब शांत हो गईं। उसने ये कहा कि जब ये हुआ था, यहीं झलकारी बाई में जब ये हुई थी बच्ची, तो हमने इससे कहा था कि अब बहुत हो गया, अब इसको हम लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उम्रदराज हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे ताकि ये हमारा ख्याल करे। इसने मुझे 20 गाली दी और कहा कि तुम पाल पोस के बड़ा करोगे, भिखमंगे हो तुम, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब मैं चुप हो गया था। राजू शुक्ला ने बताया कि अच्छा, फिर उसने ये बताया कि साहब जब इसने लड़की उनको दी, बच्ची उनको दी, 2 महीने की, 1.5 महीने की रही होगी, तो उन लोगों ने एक जोड़ी पैंट शर्ट, यानी 2 पैंट और 2 शर्ट मुझे, और एक सूट सलवार एक जोड़ी उसको दी थी। हम लोगों ने फ़ौरन नए कपड़े पहन लिए और एक एक जोड़ी अपने नए जो थे वो वहीं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जहाँ हम लोग रहते हैं, एक बड़े पत्थर के नीचे दबा के रख दिए थे, लपेट के कागज़ में। हम लोग गए तो वो किसी ने चोरी कर लिए थे। खैर कोई बात नहीं, कपड़ों की और खाने की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको फिर मिल जाएगा। शुक्ला बुक भंडार के राजू शुक्ला ने बताया कि 2016 में ये ऐसा चलता रहा 2015 तक। 2016 में शंकर की तबीयत खराब हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको टीबी हो गई हो, और महीनों राजकुमारी उसको लेकर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में दौड़ती रही। उसका पूरा इलाज जितना वो करा सकती थी उसने कराया, लेकिन एक दिन शंकर ने दम तोड़ दिया। लोगों से उसने पैसा इकट्ठा किया। शंकर को एक जो बैटरी रिक्शा है उससे लेके भैंसाकुंड जो शमशान घाट है लखनऊ शहर का, वहाँ ले गई, और राजकुमारी ने ही उसको मुखाग्नि दी और उसका सारा अंतिम संस्कार किया। लौट कर आई, तब से वो गुमसुम रहने लगी। उसका गाली देना भी कम हो गया, कहीं बाहर जाना भी कम हो गया। बस ये था कि मंदिर के पुजारी अपने यहाँ से कुछ प्रसाद का, खाने का सामान, और मोती महल के जो लोग थे, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जाते समय, बंद करते समय या सुबह आके कुछ बचे हुए जो खाने उनके होते हैं, जो ख़राब होने की संभावना होती है, उसको पैक करके खाने के लिए उसको दे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी। तो उम्र उसकी 38-39 साल, मैक्सिमम 40 साल रही होगी, लेकिन समय की मार ने उसे 50-60 साल का बुजुर्ग, दिखने में 50-60 साल की लगने लगी थी। रमाशंकर ये बताते हैं, आज जैसा सुरेश ने बताया, कि 2016 के अंत में या 2017 के शुरू में एक दिन रात में सोते सोते राजकुमारी खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उसकी, मर गई। सवेरे जब दुकानें लोगों ने खोली, ध्यान दिया तो वो मर चुकी थी। बहुत ठंड थी, कपड़े वपड़े तो उसने ओढ़ रखे थे, लेकिन उसी ठंड में शायद ठंड लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत 112 नंबर पे थाना हजरतगंज को बताया गया, नाम से बताया गया कि राजकुमारी की रात में संभवतः ठंड लगने से मृत्यु हो गई। यहीं मंदिर के पीछे जहाँ रहती थी वहीं उसका शव पड़ा हुआ है। पुराने जो 2-3 सिपाही बचे हुए थे वो भाग कर आए। नगर निगम की लाश वाली गाड़ी मंगाई गई। उसका कफन दफन जो तैयार हो सकता है, वहाँ तत्काल पैसे वैसे इकट्ठा करके उसे लाया गया और उसे लाश की गाड़ी से भैंसाकुंड पहुँचाया गया। वहाँ देखा गया कि इसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, कोई तैयार भी नहीं हुआ। तो वहाँ जो कुछ इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में जो उनकी फ़ीस होती है, वो उन्हीं सिपाहियों ने जमा करके उसको इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में उसका दाह संस्कार कर दिया। सुरेश शुक्ला ने कहा कि साहब आज बात ये 2016-17 की होगी, 5 साल पहले की होगी, लेकिन आज जब मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत दिन बाद उधर गया था, चूँकि इतने दिन थाने पर रहा, तो वहाँ आसपास 90% लोग पहचानते भी हैं। सबका कोई न कोई काम या तो पड़ा रहा होगा या मैंने किया होगा। तो लोगों से जब मैं पूछता था कि वो एक लड़की थी यहाँ पर, लोग नाम भी भूल गए थे। बताते तो थे कि हाँ साहब रहती थी, वो गाड़ी के भीतर ही सोती थी और खाना, वो गाली बहुत देती थी, लोग उससे उलझते नहीं थे, नाम भूल गए थे। जब मैं बता रहा था उनको कि राजकुमारी, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो राजकुमारी ही उसका नाम था।
ऐसा इसलिए होता है कि जाने कितनी राजकुमारियां रोज हर शहर के हर घर गली मोहल्ले में इसी तरह बेबसी, गरीबी, लाचारी और बीमारी से दम तोड़ देती हैं और समाज उनको हफ्ते 10 दिन भी याद नहीं करना चाहता, उनको भुला देता है, क्योंकि गरीबी, लाचारी और बीमारी को कौन याद करना चाहेगा? कोई याद नहीं रखता। पर लगभग 5 साल मैंने राजकुमारी को खुद देखा था, उसके मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बारे में मेरे तीन इंस्पेक्टर्स ने जो बताया, महिला थानाध्यक्ष ने जो बताया, महिला पुलिस कर्मियों ने जो बताया, सामने मोती महल रेस्टोरेंट के मालिक लखनलाल आहूजा ने जो बताया, मोती महल रेस्टोरेंट के जो मैनेजर थे राजकुमार, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने जो कुछ बताया, क्योंकि वो अपने मालिक की चोरी से कभी कभी उसकी पसंद का, चूंकि वो 10 साल से वो आती थी, जो कुछ मांगा करती थी, तो वो उसको बिना मालिक की जानकारी के वो खाना बुला के दे दिया करते थे कि तुम ले जाओ खा लो। उन्होंने जो बताया, तो इन सब लोगों के बताने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि गंदे कपड़े पहनने वाली, महीनों तक न नहाने वाली और मैली कुचैली काया वाली राजकुमारी दिल की बहुत साफ और अपने उद्देश्य में बहुत क्लियर थी। वह राजकुमारी एक असाधारण व्यक्तित्व की महिला थी। उसको पूरा समझ पाना कि उसका व्यवहार क्यों ऐसा था बहुत मुश्किल है। इतनी धारा प्रवाह गालियां क्यों देती थी, कुत्तों से इतना प्यार क्यों करती थी, अपना खाना खुद भूखे रह के कुत्तों को क्यों खिला देती थी, कुत्ते के 10-15 दिन के बच्चे को ही कुत्ते से ले लेना और अपने से सीने से चिपका कर घूमना, ऐसा वो क्यों करती थी, और अपने जने हुए बच्चे को बेचकर या किसी को देकर उसी दिन फिर स्ट्रीट डॉग के बच्चे को अपने सीने से लगाकर घूमना, क्यों ऐसा करती थी। 9 महीने तक जिस बच्चे को पेट में रखती थी उसे 1-2 महीने में कैसे बेच देती थी, और बेचते समय वो इतनी निष्ठुर हो जाती थी, जिसको उसने बच्चे दिए उसके सब के बारे में उसे पता है। किसी अनजान आदमी को उसने बच्चे नहीं दिए, लेकिन बच्चे देने के बाद दोबारा कभी ये देखने नहीं गई कि मेरे बच्चों की परवरिश किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। जिस समय वो बच्चों को देती थी या बेचती थी, उसका मातृत्व इतना क्रूर कैसे हो जाता था, और आखिर वो लोग कौन थे जिनको 2-4 दिन के लिए अपना सब कुछ दे देती थी, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देती थी और गर्भवती हो जाती थी। न तो वो आज तक कभी सामने आए, और न मरते समय तक राजकुमारी ने कभी अपनी जुबान पे उन लोगों का नाम लिया। वो भी कभी सामने नहीं आए कि साहब ये बच्चा हमारा है, कहाँ गया। न तो राजकुमारी ने उसका कभी नाम लिया। इतने प्रश्न जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, और यह तय है कि बिना राजकुमारी की मर्जी के उसे कोई छू भी नहीं सकता था। कितने लोग उसको वहां आसपास, हजारों लोग जानते थे। दिन भर घूमना ही उसका काम था, रात में उसी गाड़ी में बंद होकर सो जाना, फिर सवेरे खाने का और इन सब का इंतजाम करना, और इसी तरह घूमते रहना। गेट नंबर 3 पर कोई भी प्रदर्शन हो, राजकुमारी आपको वहां मौजूद मिलेगी। यह भी समझ में नहीं आया कि किसी का जूठा न खाना, किसी का दिया पुराना कपड़ा न पहनना, यह भी मेरी समझ के परे है। बहरहाल राजकुमारी का अंत हो गया है, और आज मैं राजकुमारी के इन सैकड़ों अंतर विरोधों को समझने में आज भी नाकाम हूं। ऐसा उलझा हुआ व्यक्तित्व मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। मैं फिर किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहूंगा कि यदि उनके परिवार में, उनकी जानकारी में, उनकी रिश्तेदारी में कोई मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो, कोई मनोविज्ञान का टीचर हो, कोई मनोविज्ञान का रिसर्च स्कॉलर हो, उससे आप जरूर इसका जिक्र करें और वो समझने की कोशिश करें कि ऐसी महिला का क्या मनोविज्ञान हो सकता है, क्यों ऐसा वो व्यवहार करती थी, इतने अंतर विरोधों वाला व्यवहार क्यों उसने जीवन में
ढाल रखा था। तो अगर ऐसा कुछ पता लगता है तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं पूरे किस्सा गोई परिवार के सामने उसके इस मनोविज्ञान को रख सकूं, ताकि उनकी भी समझ में आए कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों और कैसे कर सकता है। आज के बाद राजकुमारी के बारे में कोई भी अपडेट बचा नहीं है। आज की घटना में काफ़ी वक्त राजकुमारी के अपडेट में बीत गया, लिहाजा संक्षेप में आज एक आपको क्राइम की उसी वक्त की एक और घटना बता देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उसी वक्त का है जिस वक्त को सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया 11 सितंबर 1999 का है। थाना है हसनगंज, हजरतगंज से सटा हुआ थाना, जनपद लखनऊ, मोहल्ला नेहरू नगर। रात में करीबन 1 बजे किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि मोहल्ले में एक महिला को मुंह में कालिक पोत कर उसके सारे बाल काट के कुछ लोग बुरी तरह से पीटते हुए घुमा रहे हैं। सूचना अपने आप में गंभीर थी। इंस्पेक्टर हसनगंज फौरन नेहरू नगर भागे। उनके देखते ही कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन उनके साथ के पुलिस वालों ने 3 लोगों को पकड़ लिया। महिला जिसके पूरे मुंह पर कालिक पोती हुई थी, जिसके सारे बाल आड़े तिरछे काटे हुए थे, एक भी लंबा बाल उसके सिर पर मौजूद नहीं था, और वो सिर्फ साड़ी और ब्लाउज उसके उतरे हुए थे, बाकी कपड़ों में थी वो। गिरफ्तार लोगों में उसने बताया कि मेरा नाम बीना उर्फ मुन्नी है। गिरफ्तार लोगों में बीना उर्फ मुन्नी के पति कुंवर चंद, उसकी सास फहमीना और पड़ोसी लालमन थे। पुलिस उसको घर ले गई। उससे कहा कि अपनी मुंह की कालिक को साफ करके पूरा कपड़ा पहनकर आप बाहर निकलिए। फौरन वो आ गई। उसको और गिरफ्तार 3 लोगों को पुलिस थाने पर ले गई। थाने पर बीना ने बताया कि साहब, जब से मैं शादी होके आई हूं, मेरे पति और मेरी सास मुझ पर हमेशा बदचलने का आरोप लगाकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार उनकी सास और पति से पूछा, क्या बात है, आप इस नवविवाहिता को क्यों इतना पीटते हैं? उसने कहा, साहब ये बदचलन है, इसके पता नहीं कितने यार दोस्त हैं जिनके साथ ये अय्याशी करती है। और आज ये घटना इसलिए हुई कि शाम को इसका एक यार है जो मेडिकल कॉलेज में क्लास 4th का एम्प्लॉई है, जोशी टोला का रहने वाला है, नाम उसका लबरू जोशी है। इसने शाम को अपने घर पे जब कोई नहीं था बुला लिया और उसके साथ अय्याशी कर रही थी। इसी बीच में फमीना का कहना था कि मैं आ गई। मेरी आहट पाते ही लबरू तुरंत घर के बाहर निकलकर भाग गया। मेरा लड़का यानी बीना का पति कुंवर चंद जैसे ही रात में 1 बजे आया, मैंने उसको पूरी बात बताई। उसने पड़ोसी लालमन और 2 लोगों को और बुलाकर इसके सारे बाल काट दिए। पुरानी बैटरी को तोड़कर उसमें जो कार्बन निकलता है उसमें सरसों का तेल मिलाकर कालिक बनाई और कालिक इसके मुंह पर पोत दी। फिर भी मन नहीं भरा तो वो उसके ब्लाउज और साड़ी उसकी उतार कर बोले, चल तुझे सड़क पर घुमाएंगे, लोग देखेंगे, तब तेरी आदत में सुधार होगा। उसे पीटते हुए सड़क पर घुमाने लगे। महिला थी, आधे कपड़ों में, उसे शर्म भी आ रही थी, मदद के लिए गुहार करने लगी, जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। 1 बजे का वाकया था, लोगों की नींद खुल गई। बीना ने बताया कि पूरा घना बसा हुआ मोहल्ला है। उसने कहा कि साहब, लोग बालकनी से भी झांक रहे थे और खिड़कियां खोल खोल के भी झांक रहे थे, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। किसी भले मानुष ने अपने घर में लैंडलाइन फोन से कंट्रोल रूम को फोन कर दिया, तब पुलिस आई, तब मेरी जान बची, वरना ये लोग हमें जान से मार डालते। पुलिस ने बीना की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई और बीना के पति कुंवर चंद, सास फहमीना और पड़ोसी लालमन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना
ये उसी दौर की बलिहारी है कि इतने घने और बड़े मोहल्ले में एक महिला अपनी असमत को लेकर चिल्लाती रही, चीखती रही, एक भी आदमी बाहर नहीं आया बचाने। उस समय वही डर लगता था लोगों को कि मदद करने के चक्कर में या मदद करने के एवज में कई साल मुझे थाने और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भगवान बचाए ऐसी मदद से, इसीलिए लोग बाहर निकलकर नहीं आते थे। घर वाले नवविवाहिता के साथ इतनी जाति इसलिए करते थे या कर रहे थे उस समय, या उन्होंने की कि उन्हें भी डर नहीं था, कानून का कोई डर नहीं था। वो जानते थे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो नहीं बन सकती, कोई और एविडेंस नहीं है। रही बात गवाहों की, अच्छा वकील करेंगे, 4-6 गवाह तैयार करेंगे, मुकदमा निपट जाएगा। दूसरा ये कि भाग की ये जाएगी कहाँ? ठीक है, मुकदमा लिखा देगी, कुछ भी कर देगी, आना इसी घर में है, फिर देख लेंगे। और हुआ भी यही। घटना के कुछ दिन बाद ही लड़की के मायके वालों ने समझाकर कि रहना वहीं है, दूसरी शादी नहीं हो सकती, हम कैसे तुम्हें रखेंगे, उससे एक एफिडेविट दिलवा दिया कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई थी, मैंने बाल अपने से काटे थे। जैसा उनके वकील ने कहा होगा वैसा एफिडेविट दिलवा दिया। बहुत जल्दी तीनों, बल्कि 5 अरेस्ट हो गए थे, बाद में दोनों भी अरेस्ट हुए थे। इनकी जमानत हो गई और ट्रायल में मुल्जिमान बरी कर दिए गए। अब के दौर में यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर सड़क पर घटना हो रही है और कोई बाहर भी नहीं आ रहा है तो कम से कम वो वीडियो तो बना ही लेगा, और इतनी घनी आबादी में कम से कम 50 वीडियो तैयार हो जाएंगे, और एक बार वीडियो पुलिस के हाथ लगेगी, विवेचना में शामिल होगी, फिर कोई कुछ भी कहता रहे, ट्रायल में बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मुल्जिमान के छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो मेरे मेल पर, मेरी मेल आईडी मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, rajeshpande61@gmail.com, RAJESSPANDEY61। इस पर आप हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।